आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज न्यू प्रोग्राम के तहत कक्षा 10वीं के गणित विषय के क्वाड्रेटिक इक्वेशन उपविषय पर चर्चा करेंगे, जिसका वीडियो पार्ट संख्या है 3। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला बिंदु है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। दूसरा बिंदु रहेगा द्विघात समीकरण का विवितकर ज्ञात करना भी, और विवितकर क्या होता है इस पर भी चर्चा की जाएगी। और तीसरा बिंदु रहेगा कि द्विघाती सूत्र क्या होता है और किस प्रकार हम द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र द्वारा हल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है और जो विद्यार्थी बैठा हुआ है वो एक द्विघात समीकरण के सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा है। द्विघात समीकरण है 2x की 2 माइनस 6x जमा 3 बराबर है 0। आप देखिए, अब तक हम जो चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षा में कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार गुणनखंड विधि द्वारा या मध्य पद विभाजित दो भागों में विभाजित करके हम किस प्रकार से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में आप खुद सोचकर देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमने जो चर्चा की थी उसके अनुसार हम करते हैं तो देखिए, पहला पद है 2 और 2 की और किसकी गुणा करेंगे, पहले पद का जो गुणांक है x की 2 का जो गुणांक है वो 2 है, और 2 की और 3 की हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 के हमें दो ऐसे भाग करने हैं जिनकी गुणा तो 6 आ जाए, और इसमें बीच वाला पद क्या है, बीच वाला पद भी क्या है, इसमें 6 ही है। तो हमें बीच वाले पद के बराबर भी क्या लेके आना है, जोड़ या घटा लेके आना है। तो इस प्रकार जो हम करते हैं उसमें हमें ये समस्या रहेगी। देखिए क्या समस्या रहेगी, 6 के हम दो भाग नहीं कर पाते इजीली कि जिनका जोड़ या घटा बीच वाला 6 ही आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमारे पास क्या कोई नई विधि है। ये देखिए जो बॉक्स में नीचे लिखा गया है, यह समीकरण गुणनखंड विधि से हल करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्या हमारे पास कोई ऐसा उपाय है। तो ये विद्यार्थी उसके बारे में सोच रहा है कि कोई दूसरा कोई ऐसा उपाय है कि मुझे गुणनखंड विधि ना करके वो सीधा मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाऊं। देखिए यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ये मानक रूप है देखिए। और इस द्विघात समीकरण के मानक रूप को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ये एक सूत्र दिया गया है। इस सूत्र की सहायता से हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दोनों सॉल्यूशन द्विघात समीकरण के। और इस सूत्र को क्या कहा जाता है, इस सूत्र को द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। ये जो आपको स्क्रीन पर सूत्र दिखाई दे रहा है। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू हमें ज्ञात होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण में ए बी सी की वैल्यू क्या है, और इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास x की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, दो मान आएंगे जो कि द्विघात समीकरण का हल होगा या मूल होंगे। देखिए इसी द्विघाती सूत्र को अब दो में कैसे चेंज किया गया है, यह आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन इकट्ठे हैं। तो जो नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये जो दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों ऑप्शंस में क्या है, हमारे पास एक में प्लस का साइन ले लिया है हमने और दूसरे में क्या ले लिया है, माइनस का साइन हमने ले लिया है। सिर्फ ये चेंजेज है दोनों में, नहीं तो ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों इकट्ठा कंबाइन करके ऊपर वाला है, और इसको बाइफरकेट किया गया है, अलग अलग किया गया है, साइन अलग अलग कर दिए ताकि x के दो मान विद्यार्थी को अलग से दिखाई दे जाएं, और सारा पोर्शन सेम है। आइए अब द्विघाती सूत्र में ए बी सी हम कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए
जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए 2x² - 6x + 3 = 0। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है हमारे पास? -6, और c की वैल्यू क्या है? 3। आप विचार कीजिए, हमने ए बी सी की वैल्यू निकालने से पहले क्या और करना चाहिए था। यहाँ पर विचार करना बनता है कि हमें क्या देखना चाहिए था ए बी सी की वैल्यू निकालने से पहले। ये अक्सर गलती करते हैं विद्यार्थी। यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू निकालने से पहले ये देखना चाहिए था कि क्या यह द्विघात समीकरण मानक रूप में लिखा गया है या नहीं है। किस रूप में लिखा गया है या नहीं है? मानक रूप में लिखा गया है या नहीं है। मानक रूप में कैसे लिखना होता है? जिस तरह से ये लिखा गया है, सबसे पहले बड़ी पावर वाला पद, उसके बाद फिर उससे छोटी पावर वाला पद, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0। यह समीकरण पहले ही मानक रूप में लिखा गया था, इसलिए हमने सीधा ए बी सी की वैल्यू जो है वो क्या कर दी? निकाल दी इसमें से। तो सबसे पहले आपको मानक रूप में देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है या अथवा नहीं। अब देखिए, हमारे पास द्विघाती सूत्र है और ये जो इक्वेशन दी गई है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसमें हमने ए बी सी का मान निकाल लिया। ए बी सी का मान निकालने के बाद हमने इस द्विघाती सूत्र में ए बी सी की वैल्यू को ए की वैल्यू को, बी की वैल्यू को बी की जगह और सी की वैल्यू को सी की जगह हमने इसमें रखा। देखिए कैसे, यहाँ क्या आता है? -b है। ध्यान से देखिए, मैं एक एक स्टेप को बता रहा हूँ। ये -b है, ये -b है, और -b को कहाँ रख दिया हमने? -6 के इक्वल रख दिया। ये देखिए, b की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -6 थी, तो यहाँ पर -6 रख दिया। इसी तरह से b² मतलब -6 का स्क्वायर, और ये 4 a क्या है हमारे पास? 2 है, और c क्या है हमारे पास? 3 है। तो इसी तरह से नीचे भी क्या आता है? 2a होता है फार्मूले में। ये देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, ये 2a है फार्मूले में, और ऊपर जो फार्मूला दिखाई दे रहा है उस फार्मूले में 2a है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। अब सिर्फ हमारा काम है कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन आप सबसे पहले कहाँ करेंगे? सबसे पहले जो अंडर रूट का साइन है उसके अंदर की कैलकुलेशन करेंगे आप, तब ये कंप्लीट सोल्व कर पाएंगे। तो अंडर रूट के जो अंदर की कैलकुलेशन है वो देखिए, -6 की पावर 2 मीन्स 36 पॉजिटिव, और 4 × 2 × 3। अब यहाँ पर 4 × 2 × 3, तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24। तो इस तरह से अंदर जो रूट के अंदर जो संख्या आएगी वो क्या आई? 36 - 24। अब 36 - 24 को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8। यहाँ 8 आने के बाद अब हमारे पास क्या है? इस 8 को हमें इस 8 का वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए स्क्वायर रूट मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि स्क्वायर रूट किस तरह से निकालना है। आपको 8 के गुणनखंड करने हैं, तो 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 पर जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, और फिर ये 2 पर चला जाएगा। अब हमें पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स में से, रूट में पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स में से बाहर एक लेना है। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, और जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है ये कहाँ जाएगा? रूट के अंदर ही रहेगा, ये अकेला है, पेयर नहीं है। तो देखिए पेयर में से 2 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा? अंदर 2 बच गया। 2 पेयर में से एक 2 बाहर आ गया। अब यहाँ से हमें 2 पार्ट करने हैं इसके। देखिए यहाँ कीजिए, या थोड़ा आगे और चल के कर लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 3 ± √2 आ गया, और नीचे आ गया 4। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे क्या आएगा? नीचे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आएगी? x की वैल्यू 3 ± √2/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और अब इसको बायफरकेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये जो प्लस माइनस है, देखिए मैं जहाँ
कर्सर चल रहा है, कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, वो प्लस माइनस का साइन है वो अलग अलग हो जाएगा। एक रूट क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम द्विघाती समीकरण द्वारा हमने क्या निकाले, x के दो मान निकाले, एक ये मान x का निकाला और दूसरा मान ये निकाला x का। तो इस प्रकार हमने देखा कि द्विघात समीकरण के द्वारा हम x के दो मान प्राप्त कर पाए। और ये देखिए, अगर आप फैक्टर से करते तो ये गुणनखंड करना, फैक्टर करना इतना आसान नहीं था, लेकिन द्विघात समीकरण के द्वारा द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन द्विघाती फार्मूले के द्वारा हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या आना चाहिए, ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ए हमारे पास क्या है और बी क्या है। ये तीनों हमें अगर ज्ञात है तो हम आसानी से उस द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। चलिए द्विघाती समीकरण का एक और उदाहरण लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं। यहां देखिए ए का मान क्या है, सबसे पहले आपको ए बी और सी पता होने चाहिए। तो देखिए यहां पर ए की वैल्यू क्या है, पहले तो ये देखना था हमें कि इक्वेशन जो है वो मूल रूप में लिखी गई है या नहीं है, मानक रूप में लिखी गई है या नहीं है। ये इक्वेशन पहले से ही मानक रूप में लिखी गई है। देखिए पहले x की दो बड़ी पावर है, फिर x की छोटी पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, तो इस तरह से लिखी गई, बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब x की दो का गुणांक जो है वो a के बराबर होगा। इसी तरह से b किसके बराबर होगा, b देखिए किसके बराबर होगा, b जो है वो x का गुणांक होगा वो -4, और c किसका गुणांक क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है और वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए बी सी की जो वैल्यू है वो क्या आई है हमारे पास, 2 -4 और 3। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब सीधा हम इसमें ए बी सी की वैल्यूज फार्मूले में रखते हैं, और ए बी सी की वैल्यूज फार्मूले में रखने से हमें जो प्राप्त हुआ वो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 4 + -√-8/4। इस एग्जाम्पल को लेने का हमारा क्या मकसद था कि जब नेगेटिव अंदर रह जाए, रूट में नेगेटिव रह जाए, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो रूट में जब नेगेटिव रहेगा तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि √-8 एक वास्तविक संख्या नहीं है, यह एक रियल नंबर नहीं है, अतः दिए गए समीकरण के मूल भी वास्तविक नहीं होंगे, मतलब रियल रूट यहाँ पर नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिखता हूँ साथ में, क्या वो नहीं होंगे, रियल रूट जो हैं वो नहीं होंगे। अब इसको सोल्व कैसे करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यहीं तक है, आप इसको इसी तरह से रखिए, क्योंकि ये जो है वो 11th में आप पढ़ेंगे कि माइनस नेगेटिव जो टर्म है उसका रूट कैसे निकालते हैं, वो आयोटा से निकलेगा, वो 11th क्लास की बात है। तो आप यहीं तक रहिए, अगर नेगेटिव आता है अंदर तो आपको क्या लिख देना है कि एक वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल भी वास्तविक नहीं होंगे। आइए अब इसी द्विघाती सूत्र पर चर्चा करते हैं कि क्या यह कहना सही होगा कि b की 2 -4 AC की सहायता से मूलों की प्रकृति पता कर सकते हैं। विचार कीजिए कि क्या इस तरह की जो b की 2 -4 AC है उसके द्वारा हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। जो कि देखिए मैं थोड़ा सा एक बार पीछे चलता हूं, यहीं से देखिए आप, अगर हमने √-8 आया है, यहां से ध्यान से देखिए, तो हमारे मूल क्या थे, एक वास्तविक संख्या नहीं थे। तो इसी तरह से क्या अगर हमारे पास जो रूट के अंदर की जो संख्या है, रूट के अंदर की संख्या क्या है, b² - 4AC, अगर b² - 4AC जो है वो हमें पता लग जाए तो क्या हम मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, जी हाँ। देखिए यहाँ आंसर दिया गया है, जी हाँ। आइए सीखते हैं कैसे, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए कैसे सीखते हैं, इसको आगे चर्चा करते हैं इस पर। देखिए b² - 4AC, b² - 4AC, आप यहाँ 3 स्थितियां देख रहे हैं। तो पहली स्थिति में क्या है
कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। धनात्मक संख्या है मतलब 0 से बड़ा है। दूसरी स्थिति में क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है। और तीसरी स्थिति में क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 से छोटा है, जो कि अभी हमने -8 वाला किया था। वो कौन सा पार्ट था, वो तीसरा पार्ट था। अब स्थिति क्या रहेगी, देखो तीनों स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों में मूल किस प्रकार के होंगे। देखिए पहली स्थिति में क्या मूल होंगे, अगर 0 से बड़ा हो, इसका मान 0 से बड़ा हो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, तो स्थिति क्या रहेगी, तो स्थिति रहेगी दोनों भिन्न होंगे, अलग अलग मूल होंगे, x के मान अलग अलग आएंगे, वेरिएबल के मान अलग अलग आएंगे, और दोनों ही मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, रियल रूट्स होंगे। इसी तरह से दूसरी स्थिति में क्या होंगे, दूसरी स्थिति में जब बराबर होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, तो दोनों रूट जो हैं वो बराबर आएंगे और रियल होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन तीसरी स्थिति में जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा होगा, तो रियल रूट नहीं होंगे, वास्तविक संख्या नहीं आएगी, मूल वास्तविक नहीं होंगे। देखिए अब थोड़ा आगे चलते हैं कि इस बी स्क्वेयर माइनस 4ac को कहते क्या है। इस बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हम विविधकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। ये ध्यान रखें सभी विद्यार्थी कि इस डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। तो आगे ये पूरा ना लिखने की बजाय, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ना लिखने की बजाय हम क्या लिख देंगे, सिर्फ डी लिखेंगे, डी इज इक्वल टू, और हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac इस तरह से लिखा जाएगा। और इसको लिखने के बजाय सीधा क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, विविध कर लिख देते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण x³ माइनस 4x जमा 4 बराबर है 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको प्रकृति ज्ञात करनी है, मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, a की वैल्यू निकाली। सबसे पहले क्या देखना था कि समीकरण जो है वो अपने मानक रूप में लिखा गया है या नहीं लिखा गया, बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बाद हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। ABC की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, -4, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब आपको इसमें d से हमें पता लगेगा कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है। d क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। b अब रखिए, इसमें b की वैल्यू क्या है, -4, ये हमने रख दी, स्क्वेयर कर दिया, -4 इंटू a, और ये c। अब यहाँ पर स्क्वेयर खोलेंगे तो 16 आएगा, और 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। अर्थात हमारे पास क्या आया, d की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 0 प्राप्त होगी। और d की वैल्यू अगर हमें 0 प्राप्त होगी तो हम क्या कहेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हो। आइए इसी द्विघाती सूत्र पर थोड़ी और चर्चा करते हैं कि अगर d का मान 0 रख दें तो क्या होगा। इसी सूत्र में अगर d का मान, ये देखिए यहाँ पर d है, और इस d का मान 0 रख देंगे तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ये पूरा पद जो 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो ये देखिए ये 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो इसके प्लस माइनस के बाद का है सब 0 हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगी, x की वैल्यू बचेगी -b/2a। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज होंगी, -b/2a और -b/2a, ये दो वैल्यूज होंगी। और यहाँ पर क्या आएंगे, ये दोनों जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। किस तरह के रूट होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। अब कब होंगे इक्वल रूट्स, जब इफ d इज इक्वल टू 0। अगर d 0 होगा तो दोनों रूट्स बराबर भी होंगे,
इक्वल होंगे और वास्तविक भी होंगे। ये हमने अब तक चर्चा की थी, पीछे हमने एग्जाम्पल में भी देखा था और यहाँ हमने फार्मूले में भी रख के ये चीज चेक कर ली। आइए अब विविधकर पर चर्चा करते हैं, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं दोबारा से कि अगर d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, जैसा कि पहले इसमें बॉक्स में दिखाया गया है कि विविधकर जो है d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, तो किस तरह के रूट होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। देखिए, भिन्न भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे और क्या होंगे? वास्तविक भी होंगे। और 0 के बराबर होगा, d का मान 0 के बराबर होगा तो दो बराबर भी होंगे दोनों मूल और वास्तविक भी होंगे। लेकिन अगर 0 से छोटा होगा, जैसा कि हम पहले भी तीनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, 0 से छोटा होगा तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे जब ये 0 से छोटा होगा। तो x की वैल्यू यहाँ अगर निकालें हम, तो सीधा फार्मूला लगाएंगे, ये d की वैल्यू b² - 4ac यहाँ रखेंगे। और इसी तरह से जब हम देखेंगे कि d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तो हम सीधा ये फार्मूला भी लगा सकते हैं कि x = -b/2a। तो इस प्रकार से हम विविधकर निकालेंगे। विविधकर निकालने के बाद हम क्या बताएंगे? मूलों की प्रकृति बताएंगे, नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे द्विघात समीकरण के लिए। आइए अब होमवर्क देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व होने से मतलब है कि अगर d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, मैंने इसलिए यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। अस्तित्व की बात है कि जो d का मान जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए? d का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ही वो मूल अस्तित्व में है, अन्यथा आपके लिए 10वीं कक्षा के लिए मूल अस्तित्व में नहीं है। तो आशा करता हूं कि जो हमने चर्चा की है उसके आधार पर आप तीनों जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर पाएंगे। आइए आज की कक्षा में हमने जो सीखा उसके आधार पर अगले कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।